हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं राहुल चौधरी कशन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, राजस्थान ज्योग्राफी में हम भौतिक प्रदेश चैप्टर लेके चल रहे थे और 3 भौतिक प्रदेशों पर अपनी चर्चा हो चुकी थी। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है मध्य अरावली प्रदेश, उस पर चर्चा कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद उत्पत्ति के अनुसार दूसरे नंबर पर आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। इन 3 भौतिक प्रदेशों को अपन डिस्कस कर चुके थे। आज अपना अंतिम भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उस पर चर्चा करेंगे और डिटेल से एनालिसिस करेंगे और पुराने एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बनने की संभावना बने हैं और इन फ्यूचर बनने की संभावना है, उन सबको अपन यहां पर डिटेल से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज अपना टॉपिक रहेगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिम भाग में मरुस्थल है, इसे बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो देखिए, जब हम बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की तो थोड़ा डिटेल से मैप में देख लेते हैं कि कहां पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। तो देखिए, ये आपका प्यारा सा मैप है राजस्थान का। अब देखिए, राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश है। राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश है? 4 भौतिक प्रदेश है। तो राजस्थान के पश्चिम में एक भौतिक प्रदेश है। राजस्थान की कौन सी दिशा में? पश्चिम में है। और पश्चिम में क्या है? मरुस्थल है। क्या है बताओ? मरुस्थल, इसलिए नाम क्या रखा बताओ? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो देखिए, राजस्थान के पश्चिम में मरुस्थल है, तो बताओ कौन सा मरुस्थल है? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। तो राजस्थान के पश्चिम में जो मरुस्थल है, उस मरुस्थल का नाम है थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है बताओ? थार का मरुस्थल। आगे जाके इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए, राजस्थान के पश्चिम भाग में कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है, जो सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी है। देखिए, थार के मरुस्थल की यदि अपन बात करें तो राजस्थान के ये पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। पश्चिमी भाग में मरुस्थल होने के कारण इसे बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और यदि बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये कितने जिलों में विस्तृत है? तो ये राजस्थान के 12 जिलों में विस्तृत है। राजस्थान के कितने जिलों में? 12 जिलों में विस्तृत है। 12 कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, यहां पे एक जिला है गंगानगर और इसका पड़ोसी है हनुमानगढ़। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। देखिए, ये कुछ ऐसे जिले हैं जो सीमावर्ती, अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिले हैं, जैसे पाकिस्तान से लगाने वाले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर हो गया और इसके नीचे जालोर। तो गंगानगर का पड़ोसी कौन सा है? हनुमानगढ़। तो बीकानेर का पड़ोसी है चूरू। बीकानेर का पड़ोसी कौन सा है? चूरू। दो के युग्म बना रहे हैं, दो के जोड़े बना के आप याद रख सकते हैं। जैसलमेर का पड़ोसी आ जाएगा जोधपुर। कौन सा जाएगा? जोधपुर। और बाड़मेर का कौन सा? जालोर। लेकिन पाली है, यहां पर पाली का पड़ोसी हो जाएगा नागौर। पाली का कौन सा? नागौर। और सीकर का कौन सा हो जाएगा? झुंझुनू। सीकर का कौन सा हो जाएगा? झुंझुनू। तो हमने देखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितने जिलों में विस्तृत है? तो 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में? 12। कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू। ये टोटल कितने जिले हो गए? 12 जिलों में विस्तार है। अब देखिए, जिले कितने हो गए आपके? 12 जिले हो गए। लेकिन यदि हम बात करें, इनमें से 4 ऐसे जिले हैं जो शुष्क प्रदेश में आते हैं। 4 क्यों? मरुस्थल को आगे जाके अपन 2 भागों में बांटेंगे, शुष्क और अर्धशुष्क के। किसके आधार पे? वर्षा की मात्रा के आधार पे। जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे शुष्क बोलते हैं, और जहां 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है उसे अर्धशुष्क कहा जाता है। तो देखिए, यहां पे यदि बात करें तो ये देखिए बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर वाला पार्ट। बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 4 जिले ऐसे हैं जो किसमें आते हैं बताओ? शुष्क प्रदेश में आते हैं। किसमें आते हैं बताओ? शुष्क प्रदेश में आते हैं। बाकी 4 जिले जब शुष्क प्रदेश में आ गए तो 8 जिले किसमें आएंगे बताओ? अर्धशुष्क में आएंगे। 8 किसमें आएंगे? अर्धशुष्क में, क्योंकि टोटल 12 जिलों में मरुस्थल का विस्तार है। तो 12 जिलों में मरुस्थल का विस्तार है, उनमें से 4 जिले शुष्क में आते हैं। कौन कौन से? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। और बाकी कितने बचे? 8, वो किसमें आते हैं? अर्धशुष्क में। तो 4 शुष्क में और 8 अर्धशुष्क में, टोटल कितने हो गए? 12 जिले हो गए। तो यहां थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि कौन से शुष्क में आते हैं और कौन से अर्धशुष्क में आते हैं। अब देखिए, जिले कितने हो गए? 12 जिलों में। लेकिन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कितने संभाग में? यदि आपसे संभाग पूछे कितने संभाग में, तो देख लेते हैं कितने संभाग में। यहां पे देखिए, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, ये 4 जिले। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, ये तो आते हैं बीकानेर संभाग में। बीकानेर संभाग के 4 जिले हैं। बीकानेर संभाग के कितने जिले हैं? 4 जिले। बीकानेर संभाग के 4 जिले कौन कौन से हुए? बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। अब बात कर लेते हैं सीकर और झुंझुनू। तो सीकर और झुंझुनू जयपुर संभाग में आते हैं।
सीकर और झुंझुनू किस संभाग में आते हैं? जयपुर संभाग में। बात कर लेते हैं नागौर की, तो नागौर किस में आता है? अजमेर संभाग में। नागौर किस में आता है बताओ? अजमेर संभाग में। नागौर किस में आता है? अजमेर संभाग में। और बाकी बात कर लेते हैं जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, ये सारे के सारे जोधपुर संभाग में आते हैं। किस संभाग में आते हैं? जोधपुर संभाग में आते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कितने जिलों में है? तो जिले तो हो गए 12, यहां से पूछ सकते हैं कौन से जिले में विस्तार है या नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कितने संभागों में है? तो आंसर होगा 1 2 3 4। तो राइट आंसर 4 संभागों में। 4 संभाग कौन कौन से हुए? तो देख लीजिए, पहले एक बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग। इन 4 संभागों में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। 4 ही ऑप्शन आते हैं। क्वेश्चन आएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार किस संभाग में नहीं है? जयपुर संभाग में, जोधपुर संभाग में, अजमेर संभाग में, या आपसे पूछें कोटा संभाग में। तो कोटा संभाग में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी हमने देखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ने वाले हैं। आज अपना चैप्टर है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कितने जिलों में है? 12 जिलों में। कौन कौन से हमने देख ली जोड़े बना के, गांधी का पड़ोसी हनुमानगढ़, आपसे बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू। इस प्रकार आप पेयर बना के याद कर सकते हैं। 12 जिले हो गए। संभाग कितने हैं? 4 संभागों में विस्तार है। कितने संभागों में? 4 संभागों में इसका क्या है? विस्तार है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने बेसिक चीजें देखी है। अब देखिए उत्पत्ति के अनुसार, किसके अनुसार बताओ? उत्पत्ति के अनुसार राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं, उनमें से उत्पत्ति के अनुसार सबसे प्राचीनतम कौन सा है? तो आप बताओगे उत्पत्ति के अनुसार जो सबसे प्राचीनतम है वो कौन सा है? मध्य अरावली प्रदेश। कौन सा बताओ? उत्पत्ति के अनुसार जो सबसे प्राचीनतम है वो कौन सा बताओ? मध्य अरावली प्रदेश। लेकिन आपसे पूछा जाता है उत्पत्ति के अनुसार सबसे नवीनतम कौन सा है? तो उत्पत्ति के अनुसार जो सबसे नवीनतम है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यह आपका है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और इसकी बात कर रहे थे, इसका विस्तार 12 जिलों में है। विस्तार कितने जिलों में है? विस्तार 12 जिलों में है। संभाग पूछे तो कितने संभाग में है? 4 संभाग में है। कितने संभाग में है? 4 संभाग में इसका विस्तार है। कौन कौन से हमने देख लिए। अब बात कर लेते हैं उत्पत्ति के अनुसार। तो उत्पत्ति के अनुसार सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है, सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है। उत्पत्ति के अनुसार पूछे तो यह सबसे नवीनतम है। और सबसे प्राचीनतम पूछे तो मध्य अरावली प्रदेश। देखिए सबसे पहले उत्पत्ति के अनुसार यदि सही क्रम में जमाए राजस्थान के भौतिक प्रदेश को तो पहला आएगा मध्य अरावली प्रदेश, दूसरा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो उत्पत्ति के अनुसार सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा कि बताओ उत्पत्ति के अनुसार इसकी उत्पत्ति किस महायुग में हुई थी? इसकी उत्पत्ति किस महायुग में हुई थी? तो आंसर होगा नियोजोइक। किस में हुई थी बताओ? नियोजोइक में। इसकी उत्पत्ति किस महायुग में हुई? नियोजोइक। यह हिंदी में बोलते हैं नूतन महाकल्प। किस महाकल्प में बताओ? नूतन महाकल्प में हुई थी, नूतन महाकल्प में। और युग पूछे तो किस युग में हुई? प्लीस्टोसीन युग में। किस युग में? प्लीस्टोसीन में। जो आपको तो जिनको ज्योग्राफी का बेसिक नॉलेज नहीं है उनके लिए ये वर्ड नहीं हो सकते हैं। जिनको ज्योग्राफी, जिनके बेसिक या ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रहा है या जिन्होंने ज्योग्राफी कभी डिटेल से नहीं पढ़ी उनके लिए ये वर्ड नहीं हो सकते हैं। ठीक है कि ये नियोजोइक क्या है या आपसे पूछे प्लीस्टोसीन क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आरएस मेंस कंटिन्यू, आरएस 2013 का मेंस ले लीजिए या 2016 का मेंस ले लीजिए, हर बार ज्योग्राफिकल स्केल, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां तक तो अब तो बड़ी चीज हो गई कि जरूरी नहीं है जिनके ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर में आए, बेसिक जो ज्योग्राफी के आपको तो आती है जहां, ठीक है, वहां भी क्वेश्चन। अभी आपको पता है संस्कृत फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था और उसमें भी ज्योग्राफिकल स्केल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था और बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था। और जिनको ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज नहीं है उनके वो क्वेश्चन गलत हो गया, 100% गलत हो गया। ठीक है, और ये कुछ लोग तो जिनको ज्योग्राफी की समझ नहीं थी वो सोच रहे थे कि क्वेश्चन आया कहां से। ठीक है, बहुत कम लोग ज्योग्राफिकल स्केल पढ़ते हैं। लेकिन जब मैंने ज्योग्राफी यहां स्टार्टिंग में पहला लेक्चर पढ़ाया था उसमें ज्योग्राफिकल स्केल की बात की थी और मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूं। जिन लोगों के लिए क्वेश्चन नए है ना, नियोजोइक, प्लीस्टोसीन, ठीक है, जिन लोगों के लिए वर्ड नए हैं, जैसे राजस्थान की मध्य अरावली प्रदेश की उत्पत्ति किसमें हुई? तो प्री पैलियोजोइक में हुई। ठीक है, युग पूछे तो प्री कैम्ब्रियन में हुई, लेकिन महायुग पूछे तो प्री पैलियोजोइक में हुई। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति किस महायुग में हुई?
दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति किसमें हुई? तो आंसर होगा मीसोजोइक में हुई। किसमें हुई थी? आपसे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की पूछे तो बताओ किसमें हुई थी? सीनोजोइक में हुई थी। और युग पूछे तो कौन सा? क्रीटेशियस युग में हुई थी। किसमें हुई? क्रीटेशियस। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूरी मैदानी प्रदेश की पूछे तो उसकी किसमें हुई? तो पूरी मैदानी प्रदेश की नियोजोइक में हुई थी और प्लीस्टोसीन में। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की भी नियोजोइक में और प्लीस्टोसीन में। सर ये वर्ड क्या है? हम कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आया कि राजस्थान की 4 भौतिक प्रदेश दे देंगे, ग्राम सेवक में पूछा था, और सामने महायुग और युग दे देंगे। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूं जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। देखिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आराम से देखिए इस क्वेश्चन को। ये अभी हाल फिलहाल में आपको पता है, अभी 2 दिन पहले आपको तो एग्जाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड संस्कृत का, और इसमें ये ज्योग्राफिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं कितने लोग अपनी तैयारी को परखिए। जनरल फर्स्ट पेपर में जीके जीएस के फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, जहां जीके का पेपर होता है। तो जीके के पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आरएस में देखने को मिलता तो अतिशयोक्ति नहीं होती, ऑप्शनल में देखने को मिलता तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन बेसिक आपको पता है जीके में भी आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन। आप चेक कीजिए अपने तैयारी को कि आपकी कितनी तैयारी है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे, मैं पढ़ के बता देता हूं ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूटू की सहायता से, नीचे दिए गए कूटू की सहायता से भूवैज्ञानिक अवधि या युगों को सही क्रम में जमाइए। ठीक है, महायुग भी हो सकता है और युग भी हो सकता है, उनको सही क्रम में जमाना आपको। तो देखिए ट्रियासिक लिखा है, जुरेसिक लिखा है और क्रीटेशियस लिखा है। क्या ये सही क्रम में है? ये देखना आपको सही क्रम में है या नहीं है। दूसरा, ये तो हो गए युग से, और ये ऑप्शन आया है पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। ये आपका महायुग से पूछा है। वापस युग से पूछ लिया, डिवोनियन, सिल्यूरियन और कार्बोनिफेरस। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन सा सही है? ए और बी सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है, ए बी सी तीनों सही है। अब मैं बार बार जब आपको कह रहा था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश जब मैंने पढ़ा है तो बार बार इन वर्डों को मैंने यूज किया है, और कुछ लोग तो ये स्किप कर देते हैं ये समझ के कि ऐसे क्वेश्चन हमारे नहीं आते। देख लीजिए उसी में से पूछा गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया बता देता हूं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को 5 महायुगों में बांटा गया। कितने महायुगों में? 5। कौन कौन से? प्री पैलियोजोइक, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, प्री पैलियोजोइक, पहला नाम पूरा लिख देता हूं, चलो, प्री पैलियोजोइक। उसके बाद आ जाएगा पैलियोजोइक, उसके बाद आ जाएगा मीसोजोइक, उसके बाद आ जाएगा सीनोजोइक, और उसके बाद आ जाएगा नियोजोइक। ये 5 महायुग है। पृथ्वी के भूगर्भिक स्केल को 5 महायुगों में, अभी मैं टाइम पीरियड नहीं बता रहा हूं, बेसिक भूगर्भिक स्केल कैसे याद करते हैं उसका बेसिक आइडिया बता रहा हूं मैं। 5 महायुगों में प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। ठीक है, तो ये 5 महायुगों में बांटते हैं। नेक्स्ट, अब इनके भी अलग अलग युग है। ये तो महायुग, इनके अलग अलग युग है, जिसे प्री पैलियोजोइक को वापस 2 युगों में बांटते हैं। आर्कियन, एक तो आपका आर्कियन और एक आपका है प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन, और वही प्री कैम्ब्रियन है जिसमें अरावली की उत्पत्ति हुई। तो ये युग हो गया। और अरावली की उत्पत्ति पूछे तो प्री कैम्ब्रियन में युग, लेकिन महायुग पूछे तो क्या बताओगे? प्री पैलियोजोइक। क्योंकि प्री पैलियोजोइक को, महायुग को 2 अलग अलग युग है। एक युग तो आर्कियन है और दूसरा युग है प्री कैम्ब्रियन युग है। दूसरा पैलियोजोइक, पैलियोजोइक को भी अलग अलग युगों में बांटा गया। पैलियोजोइक को भी अलग अलग युगों में बांटा गया। कौन कौन से? तो पैलियोजोइक का पहला युग है कैम्ब्रियन। कौन सा बताओ? कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन। उसके बाद आर्डोनोवियन, आर्डोविशियन, आर्डोविशियन। पहला कौन सा है? कैम्ब्रियन। दूसरा कौन सा है? आर्डोविशियन। फिर कौन सा है? सिल्यूरिन। कौन सा है? सिल्यूरिन। उसके बाद डिवोनियन। कौन सा बताओ? डिवोनियन। कौन सा? डिवोनियन। उसके बाद आएगा कार्बोनिफेरस। कौन सा आएगा? कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस। और उसके बाद आएगा परमियन। कौन सा आएगा? परमियन। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 युगों में बांटा गया। किसको? पैलियोजोइक को। पैलियोजोइक जो महायुग है उसको 6 युगों में बांटा गया। नेक्स्ट मीसोजोइक के देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? मीसोजोइक के। तो मीसोजोइक के 3 है। ट्रियासिक, इधर लिख देता हूं मैं, ट्रियासिक, जुरेसिक, ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रीटेशियस।
ट्रियासिक, जूरेसिक और क्रीटेशियस, ये 3 युग है किसके? मेसोजोइक के। उसके बाद आगे चर्चा कर लेते हैं अपन, आगे देखते हैं सीनोजोइक। किसके बताओ? सीनोजोइक। तो सीनोजोइक को भी अलग अलग युगों में बांटा गया। कौन कौन से बताओ? प्लायोसीन, प्लायोसीन। तो सीनोजोइक को कौन कौन से? प्लायोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन। वो प्लायो है और ये प्लियो है, ध्यान रखना, वो प्लायो है और ये प्लियोसीन है। और नेक्स्ट आ जाएगा नियोजोइक। नियोजोइक को कितने? तो वापस देख लेते हैं। जो नियोजोइक है उसको 2 में बांटा गया है, एक तो प्लिस्टोसीन और एक है होलोसीन। प्लिस्टोसीन और होलोसीन, जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनको ये चीजें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और ज्योग्राफी में आगे जाके मैं डिटेल से आरएस मेंस का सिलेबस कभी डिस्कस करेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे अपन भूगर्भिक स्केल। आरएस मेंस के सिलेबस में स्पष्ट मेंशन कर रखा है और वैसे जीएस में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आया कहां से, इसकी क्या थीम थी, किस अप्रोच से पूछा गया, इस क्वेश्चन को अब सोल्व करवाता हूं मैं। देखिए सही क्रम जो होना है, तो ट्रियासिक, ये देखो ये दिख रहा है ट्रियासिक। ट्रियासिक के बाद क्या आएगा? जूरेसिक, बिल्कुल जूरेसिक, ये ट्रियासिक है, उसके बाद ये जूरेसिक है और उसके बाद क्रीटेशियस, बिल्कुल सही है। ट्रियासिक है, उसके बाद जूरेसिक है और उसके बाद क्रीटेशियस, ये बिल्कुल इनका सही क्रम है, ये बिल्कुल सही क्रम है। ये युग पूछे हैं किस महायुग के? मेसोजोइक के। क्लियर? दूसरा चेक करते हैं, महायुग में पूछा है पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। देखो ये पैलियोजोइक है, ये आपका पैलियोजोइक है, ये आपका मेसोजोइक है और ये सीनोजोइक है, बिल्कुल तीनों सही है। देखो पहले पैलियोजोइक आ रहा है, उसके बाद मेसोजोइक आ रहा है और उसके बाद सीनोजोइक। ये इससे क्वेश्चन पूछा गया, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। तो पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, ये भी बिल्कुल सही है, ए भी सही है, बी भी। सी चेक कर लेते हैं। सी में देखो डिवोनियन, तो देखो डिवोनियन यहां लिखा है, ये आपका डिवोनियन, ये आपका डिवोनियन। उसके बाद सिल्यूरिन, तो ये देखो डिवोनियन के नीचे आना चाहिए सिल्यूरिन, तो देखो सिल्यूरिन ऊपर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद कार्बोनिफेरस, बिल्कुल कार्बोनिफेरस नीचे ही है, लेकिन ये सही क्रम नहीं है, क्यों? डिवोनियन ये यहां हो गया, तो उसके बाद ऊपर वापस आ रहा है सिल्यूरिन, ये गलत हो गया, क्योंकि हमें सही क्रम पूछा है। तो सही क्रम तो ये है कैम्ब्रियन, आर्डोवियन, सिल्यूरिन पहले आना चाहिए, सिल्यूरिन आने के बाद आपको होता है क्या आना चाहिए? आर्डोवियन और कार्बोनिफेरस। तो ये क्रम सही नहीं है, तो ए और बी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी इसका क्या है? राइट आंसर। अब सोच लीजिए ज्योग्राफी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ज्योग्राफी केवल रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, एनालिटिक अप्रोच का कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज आपको डिस्क्राइब करके पढ़ाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन था जिसको अच्छे से आपको समझना था। तो अब हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश अपन पढ़ रहे हैं, तो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी उत्पत्ति कब हुई? तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की जो उत्पत्ति हुई है वो नियोजोइक में हुई है। कहां हुई है? ये देख लीजिए, नियोजोइक, सबसे अंत वाला, तो सबसे नया हो गया। सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा उत्पत्ति के अनुसार? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। महायुग पूछे नियोजोइक और युग पूछे तो किसमें हुई है? प्लीस्टोसीन में हुई है। किसमें हुई है? प्लीस्टोसीन में। शायद अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब यदि हम बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को डिस्क्राइब कर रहे थे, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बेसिक चीजें हमने देख ली थी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसका विस्तार कितने जिलों में है? तो हमने देख लिया विस्तार 12 जिलों में है। कितने जिलों में? 12 जिलों में, ठीक है। और कितने संभागों में है? 4 संभागों में। कितने संभागों में? 4। उत्पत्ति भी हमने देख ली थी, उत्पत्ति, और उत्पत्ति के अनुसार यदि बात करें तो किस महायुग में हुई? नियोजोइक में हुई थी। और किस युग में हुई? ठीक है, तो प्लीस्टोसीन में हुई थी। और उत्पत्ति के अनुसार राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो आंसर होगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ये उत्पत्ति के अनुसार सबसे नवीनतम है क्योंकि बाद में इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब किसका अवशेष है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है? तो तैतीस सागर का अवशेष है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है? तो आपका आंसर होगा तैतीस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? तैतीस सागर। आपको पता है पश्चिम मरुस्थल में जो खारे पानी की झीलें पाई जाती है वो किसका अवशेष है? तैतीस सागर का ही अवशेष है। किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो यहां ये राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का कितना कार्य करता है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल के 61.11% क्षेत्रफल फैला है। तो क्षेत्रफल के अनुसार कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना रखता है? 61.11 रखता है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? राजस्थान में तो 4 भौतिक प्रदेश है, मरुस्थल है, अरावली है, मैदान और पठार है, लेकिन सबसे बड़ा
क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो आंसर होगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा, क्योंकि ये राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल है राजस्थान का 3,42,239.74, ये ध्यान रखना 0.74 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और उसका केवल 61% किसके पास है? मरुस्थल कवर करता है। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। और इस भौतिक प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो इस भौतिक प्रदेश में राजस्थान की ओवरऑल 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की टोटल जनसंख्या है 6,85,48,400, ठीक है, 37। तो आपसे पूछा जाता है कि उसका कितना परसेंट कवर करती है? उसका 40% कौन कवर करता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कवर करता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। न्यूनतम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है। और यदि बात करें सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश भी कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? यहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो देखो, मरुस्थल है, वर्षा होती नहीं है, ठीक है, तो यह कंटीली या कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है, ठीक है। उसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार वनस्पति। उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार वनस्पति। लेकिन ध्यान रखें, तो राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? मरुस्थलीय भाग में उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस वनस्पति को और किस नाम से जानते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार वनस्पति को मरुद्भिद वनस्पति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुद्भिद। ये ऐसे बोलते हैं जीरोफाइट। ये भी ध्यान रखें, मरुद्भिद या जीरोफाइट वनस्पति राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में देखने को मिलती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। अब चलते हैं आगे की ओर। देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, बेसिक जानकारी अपन ने देखी, लेकिन इसको कितने भागों में विभाजित करते हैं? 2 भागों में विभाजित करते हैं। यह आपका हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित करते हैं। 2 कौन सा? एक तो शुष्क और ये कौन सा हो गया? अर्ध शुष्क। कौन सा? यह आपका हो गया शुष्क। ये कौन सा हो गया? शुष्क प्रदेश। और ये कौन सा हो गया आपका? अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश, शुष्क और अर्ध शुष्क, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये तो हो गया आपका शुष्क प्रदेश। कौन सा हो गया? शुष्क। और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया आपका? अर्ध शुष्क प्रदेश। कौन सा हो गया? अर्ध शुष्क प्रदेश। और इसे टोटल कहेंगे तो इसे टोटल कहेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसका पूरा नाम क्या हो गया टोटल का? तो इसका नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो पहला क्वेश्चन आएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित कर दिया, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क और अर्ध शुष्क, ठीक है। किसके आधार पे किया? तो वर्षा के आधार पे। किसके आधार पे विभाजन हुआ बताओ? वर्षा के आधार पे। वर्षा के आधार पर कैसे? देखिए, वर्षा के आधार पर मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटते हैं। जहां 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 0 से कितनी बताओ? 25 सेंटीमीटर। जहां 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं बताओ? शुष्क बोलते हैं। और जहां 25 से 50, 25 से कितनी बताओ? 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर, उसे बोलते हैं अर्ध शुष्क। क्या बोलते हैं? अर्ध शुष्क। तो इस क्षेत्र में जो ये शुष्क क्षेत्र है, इस शुष्क क्षेत्र में 0 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और जबकि जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है यहां 25 से 50, यानी टोटल हो गई 0 से लेके 50। टोटल वर्षा कितनी होती है? 0 से 50 के बीच होती है टोटल वर्षा मरुस्थल में। मरुस्थल में टोटल वर्षा 0 से 50 के बीच होती है, मिनिमम 0, मैक्सिमम 50। लेकिन इसको
25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, कौन सी बताओ? 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर से यदि कम हुई, यदि 25 सेंटीमीटर से कम हुआ तो वो शुष्क हो जाएगा, और 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ तो वो अर्धशुष्क हो जाएगा। तो 25 से कम वाला क्षेत्र शुष्क और 25 से ज्यादा वाला क्षेत्र अर्धशुष्क कहलाएगा। तो देखिए ये यहां पर एक लाइन है 25 सेंटीमीटर की, कितने सेंटीमीटर की है? 25 सेंटीमीटर की लाइन है, उससे इस तरफ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इस तरफ 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। तो मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली रेखा है 25 सेंटीमीटर की, क्यों? 25 सेंटीमीटर से कम शुष्क है और ज्यादा अर्धशुष्क है। तो मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर। लेकिन राजस्थान को, संपूर्ण राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। संपूर्ण राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर। तो मरुस्थल को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में, शुष्क और अर्धशुष्क। जो शुष्क है इसमें कितने जिले आते हैं? टोटल मरुस्थल में 12 जिले आते हैं, लेकिन शुष्क में कितने जिले आते हैं? 4 जिले। शुष्क में कितने जिले आते हैं? 4 जिले। हमने देखे 4 जिले कौन कौन से आते हैं, तो हमने देखा कि यहां पे बाड़मेर है, जोधपुर का पश्चिम भाग जोधपुर है, जैसलमेर है और बीकानेर है। यानी बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, ये 4 जिले शुष्क प्रदेश में आते हैं। मरुस्थल के कौन से भाग में आते हैं? शुष्क के। जब 4 शुष्क में आते हैं तो बाकी कितने बचे? 8। वो 8 जिले किस में आएंगे? अर्धशुष्क में आते हैं। 8 जिले किस में आएंगे? अर्धशुष्क में। 8 कौन कौन से? देखो यहां पे बचा हुआ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालोर, ये 8 जिले किसमें आएंगे? अर्धशुष्क में आएंगे। नेक्स्ट है, अब देखिए शुष्क में जो मिट्टी पाई जाती है, शुष्क क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? तो शुष्क में जो मृदा पाई जाती है, मृदा का वैज्ञानिक जो प्रकार पाया जाता है उसे बोलता है एरिडोसोल्स। कौन सी पाई जाती है? एरिडोसोल्स मिट्टी पाई जाती है। तो शुष्क प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एरिडोसोल्स। सूख जाती है, शुष्क वाला सूख जाती है, क्या? एडियम। एडियम से याद रखना, एरिडोसोल्स। तो शुष्क प्रदेश में एरिडोसोल्स पाई जाती है। तो ये जो अर्धशुष्क है इसमें कौन सी पाई जाती है? इसमें एंटीसोल्स पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल्स पाई जाती है। अर्धशुष्क में जो अर्ध यानी आधा, आधा अधूरा एंटिक पीस होता है, या अपनी आधी एज हो जाती है ना, ठीक है, लड़कियों की आधी एज हो जाती है, बोलते हैं एंटीजी। क्या बताओ? एंटीजी। तो अर्धशुष्क में कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है। जलवायु की यदि बात करें तो नाम से पता है यहाँ शुष्क जलवायु है और यहाँ अर्धशुष्क जलवायु है। लेकिन कोपेन के अनुसार शुष्क क्षेत्र के लिए जो जलवायु संकेत प्रयोग किया था उसका नाम है, इसने जलवायु संकेत दिया था BWHW। कौन सा? BWHW। और अर्धशुष्क प्रदेश के लिए दिया था BSHW। कौन सा? BSHW। तो देखिए शुष्क में कौन सा पाया जाता है? BWHW। और अर्धशुष्क में कौन सा पाया जाता है? BSHW। तो यहां तो हो गया BWHW और यहां हो गया BSHW। क्वेश्चन आएगा राजस्थान के पश्चिमी भाग में, ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है, इसे बोलते हैं शुष्क। पश्चिम भाग यानी सबसे पश्चिम भाग है उसे बोलते हैं शुष्क। और यहां पे जलवायु कौन से पाई जाती है? कोपेन के अनुसार तो पश्चिमी भाग के शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है BWHW और अर्धशुष्क में पाई जाती है BSHW। तो देखिए शुष्क और अर्धशुष्क किसके भाग हैं? मरुस्थल के ही भाग हैं। मरुस्थल को वर्षा के आधार पर दो भागों में बांट दिया, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा तो शुष्क और 25 सेंटीमीटर से ज्यादा तो अर्धशुष्क। अब यदि बात करें तो बताओ यदि राजस्थान शुष्क और अर्धशुष्क ये मरुस्थल के भाग है, तो बताओ मरुस्थल में टोटल वर्षा कितनी होती है? 0 से लेके 50 होती है। 0 से लेके कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। लेकिन 0 से 25 वाला शुष्क और 25 से 50 वाला अर्धशुष्क। राजस्थान के मरुस्थल का विस्तार कितने जिलों में? 12 जिलों में। लेकिन 8 जिले किसमें आते हैं? अर्धशुष्क में। और 4 जिले किसमें आते हैं? शुष्क में आते हैं। राजस्थान के मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ एरिडोसोल्स भी पाई जाती है और एंटीसोल्स भी पाई जाती है। लेकिन एरिडोसोल्स शुष्क में पाई जाती है, एंटीसोल्स अर्धशुष्क में पाई जाती है। और यदि बात करें कोपेन के अनुसार शुष्क में कौन सा जलवायु संकेत है? BWHW। और अर्धशुष्क में कौन सा है? BSHW पाया जाता है। तो ये तो था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बेसिक जानकारी। अब देखिए हमने अभी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बेसिक जानकारी देखी है और अब अपन देखेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विभाजन। क्या देखेंगे? विभाजन। अभी केवल इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। जिन लोगों का बेसिक नॉलेज है वो नेक्स्ट वीडियो देखें, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन सबको आता है। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स, मेरे उन प्यारे स्टूडेंट्स को भी कवर करना चाहता हूं जो पहली बार जीके पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम कम से कम बेसिक लेवल पे चल रहे हैं। यदि डायरेक्ट में मॉडरेट और एडवांस लेवल पे चलूंगा, ठीक है, तो जो पहली बार जीके पढ़ रहे हैं उनके साथ जस्टिफाई नहीं होगा। तो जो
फ्रेशर्स हैं जो पहली बार जीके पढ़ रहे हैं उनके लिए ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, और जिनको थोड़ा एडवांस पढ़ना है वो नेक्स्ट लेक्चर से आपका एडवांस शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये आउटलाइन है जो आपकी पहले तैयार होना बहुत जरूरी होती है। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया था? अपन ने 2 भागों में डिवाइड किया था। एक कौन सा? शुष्क प्रदेश। शुष्क को और क्या बोलते हैं? तो हमने कहा शुष्क को बोलते हैं पश्चिमी रेतीला प्रदेश। पश्चिमी रेतीला, जहां शुष्क होगा वहां बताओ बालूका मिट्टी के टीले पाए जाएंगे, बालूका स्तूप पाए जाएंगे, रेतीला क्षेत्र पाया जाएगा, तो पश्चिमी रेतीला प्रदेश। तो शुष्क को और क्या बोलते हैं? पश्चिमी रेतीला प्रदेश बोलते हैं। तो बताओ अर्ध शुष्क को क्या बोलते हैं? अर्ध शुष्क को, तो अर्ध शुष्क को बोलते हैं राजस्थान का बांगर। अर्ध शुष्क को क्या बोलते हैं? राजस्थान का बांगर। राजस्थान का बांगर। देखिए 2-3 अलग अलग वर्ड है वो समझ लीजिए। एक तो होता है आपका बांगड़, एक होता वागड़ और एक होता बांगर। ये 3 अलग अलग टर्म हैं जो ज्योग्राफी में बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो बांगड़, शेखावटी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? बांगड़ कहलाता है। शेखावटी वाला जो क्षेत्र है उसे बांगड़ बोलते हैं, ठीक है। और यदि बात करें वागड़, तो राजस्थान का दक्षिणी भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है, और वहां पर वागड़ी बोली जाती है, जिसे जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने बिली भी कहा था। क्या कहा था? बिली भी। और बांगर क्या होता है? तो मैंने कहा 2 प्रकार की, एक बांगर एक प्रकार की मिट्टी होती है। नवीनतम जो मिट्टी होती है उसे बोलते हैं खादर, और प्राचीनतम मिट्टी होती है उसे बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। तो 3 अलग अलग टर्म थी, हमने समझी। शेखावटी वाले क्षेत्र को बांगड़ बोलते हैं। वागड़ किसे बोलते हैं? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर वाले क्षेत्र को वागड़ बोलते हैं। बांगर किसे बोलते हैं? तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं। नवीन होती है तो खादर कहा जाता है, जैसे चंबल बेसिन में खादर मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग टर्म थी जिनको समझना जरूरी था। तो हमने अभी तक देखा मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कौन सा? शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क को और क्या बोलते हैं? पश्चिमी रेतीला प्रदेश, और अर्धशुष्क को क्या बोलते हैं? राजस्थान का बांगर कहा जाता है। अब देखिए हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया, और हमने यहां भी देखा कि शुष्क प्रदेश में 0 से 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और अर्धशुष्क प्रदेश में 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यानी इस तरफ शुष्क में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, अर्धशुष्क में 25 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। तो 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा इस मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, शुष्क और अर्धशुष्क। अब देखिए, तो हमने देखा शुष्क प्रदेश, कौन सा प्रदेश? शुष्क प्रदेश को वापस 2 भागों में बांटते हैं। शुष्क प्रदेश को वापस कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। जहां पर बालू मिट्टी के टीले पाए जाते हैं उसे बोलते हैं बालू का स्तूप युक्त। जहां बालू मिट्टी के, बालू का स्तूप क्या होता है? बालू मिट्टी या रेतीली मिट्टी का जो टीला होता है उसे बोलते हैं बालू का स्तूप, और बालू का स्तूप जहां पाए जाते हैं उसे बोलते हैं बालू का स्तूप युक्त। क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप युक्त, यानी जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं बालू का स्तूप युक्त। और जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं उसे बोलेंगे बालू का स्तूप मुक्त। क्या बोलेंगे? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है। मुक्त प्रदेश या रहित प्रदेश, जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। तो हमने देखा, मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूं हल्का सा आपको। इस वाले पार्ट में यह आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था, इसको 2 भागों में बांटा, शुष्क और अर्धशुष्क। तो यह हो गया आपका शुष्क प्रदेश, और यह कौन सा हो गया आपका? अर्धशुष्क प्रदेश। और अब शुष्क को भी वापस, इस शुष्क को भी वापस कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। शुष्क क्यों है? क्योंकि यहां पर वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर, यानी केवल 25 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, इसका मतलब ये शुष्क है। और यहां जब वर्षा नहीं होती तो बालू मिट्टी के टीले पाए जाएंगे। तो इस शुष्क प्रदेश में जहां पर बालू मिट्टी के टीले पाए जाते हैं, बालू मिट्टी के टीले पाए जाते हैं उसे बोलते हैं बालू का स्तूप युक्त, और जहां पर बालू मिट्टी के टीले नहीं पाए जाते हैं उसे बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त। क्या बोलते हैं? मुक्त। यानी इस शुष्क प्रदेश में, कौन से प्रदेश में? इस शुष्क प्रदेश में कुछ ऐसा भी क्षेत्र है जहां पर देखो यहां पर वर्षा नहीं होती तो बालू मिट्टी पाई जाएगी, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा क्षेत्र भी है जहां पर बालू मिट्टी नहीं पाई जाकर चट्टानें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चट्टानें। तो जहां पर बालू मिट्टी पाई जाती है वो तो बालू का स्तूप युक्त हो गया, लेकिन जहां पर बालू मिट्टी नहीं पाई जाती वो बालू का स्तूप मुक्त हो गया। सर बालू को मिट्टी नहीं पाई जाती, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, तो क्या पाए जाते हैं? तो यहां पर चट्टानें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चट्टानें पाई जाती है। और कौन से काल की? तो जैसलमेर में आपने देखा होगा जुरेसिक और प्लीस्टोसीन काल की चट्टानें पाई जाती है। जोधपुर में बाप बोल्डर्स नाम सुना होगा, वह कार्बोनिफेरस काल की चट्टानें पाई जाती है। तो देख लेते हैं, यदि शुष्क प्रदेश की यदि बात करें, इस शुष्क प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त।
अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है, तो 41.5। इस शुष्क प्रदेश का 41.5% क्षेत्र ऐसा है जो बालू का स्तूप से मुक्त है, यानी वहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। तो जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो कितना हो गया 58.5। कितना हो गया 58.5। और ये स्टार लगा लीजिए, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये स्टार डबल स्टार लगा देता हूं मैं, ये एग्जाम में पूछा गया है कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है, तो आंसर होगा 41.5 क्षेत्र ऐसा है जहां शुष्क प्रदेश में जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, तो वो बालू का स्तूप से मुक्त हो गया। तो बालू का स्तूप रहित बोल दो या मुक्त प्रदेश कितना % पे है, 41.5 पर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो कितना हो गया 58.5, और जहां पर नहीं पाए जाते हैं वो कितना हो गया 41.5। जहां नहीं पाए जाते हैं वो कौन कौन से स्थान है, हमने कहा मरुस्थल है तो बालू का मिट्टी के स्तूप भी पाए जाएंगे, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा भी क्षेत्र है जहां बालू मिट्टी के, आपको तो क्षेत्र नहीं, बालू मिट्टी के स्तूप नहीं पाए जाकर, बालू का स्तूप नहीं पाए जाकर चट्टानें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है। तो वो कहां कहां पाई जाती है, तो 3 जिलों में, मुख्य रूप से मरुस्थल के कितने जिलों में 3। मैंने कहा शुष्क जो मरुस्थल है वो शुष्क मरुस्थल कितने जिलों में फैला है, शुष्क 4 में है, और अर्धशुष्क कितने 8 और 4 कितने हो गए 12। तो शुष्क पढ़ रहे हैं, शुष्क को 2 भागों बांटा, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त है। तो इन 4 जिलों में से 3 जिले ऐसे हैं, कौन कौन से, तो 3 जिले कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक हो गया आपका जोधपुर, कौन सा हो गया जोधपुर, एक कौन सा हो गया जैसलमेर, कौन सा जैसलमेर, और एक कौन सा हो गया बाड़मेर, कौन सा बाड़मेर, ठीक है। इन 3 जिलों में ऐसे स्थान है जहां पर बालू मिट्टी के स्तूप नहीं पाए जाकर चट्टानें पाई जाती है। जोधपुर में कहां कहां, तो जोधपुर में हो गया फलोदी, कौन सा फलोदी, और फलोदी में भी कौन सा बाप तहसील, एक आपको तो बाप भी है, तो बाप जोधपुर में पड़ता है, ठीक है, बाप जोधपुर, ठीक है। तो फलोदी और बाप, फलोदी और बाप, तो और बाप में बोल्डर्स बने हैं, इससे बोलते हैं बाप बोल्डर्स, क्या बोलते हैं बाप बोल्डर्स। तो बताओ जैसलमेर में कहां, पोखरण, जैसलमेर में कहां पोखरण, और ये सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है और लेवल स्टेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बाड़मेर में कहां, सिवाना, कहां बताओ सिवाना, यानी सिवाना बाड़मेर में, जैसलमेर में कहा पोखरण में, और जोधपुर में फलोदी और बाप में। यहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, यहां पर चट्टानें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त है। बालू का स्तूप से मुक्त है, यानी बालू का स्तूप नहीं है, यहां क्या है चट्टान है। अब यहां से क्वेश्चन आता है किस काल की चट्टानें हैं, तो अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाप बोल्डर्स में यहां पे कार्बोनिफेरस काल की चट्टानें, ये एग्जाम में पूछा गया है, महिला परीक्षक के क्वेश्चन पूछा गया था कि बाप बोल्डर्स में जो चट्टानें पाई जाती है किस युग की पाई जाती है, कार्बोनिफेरस। और ये कार्बोनिफेरस किस महायुग का भाग है, पैलियोजोइक का भाग है, जो अभी मैंने डिस्क्राइब किया था। और जैसलमेर और बाड़मेर में किस है, जैसलमेर और बाड़मेर में किस काल की, किस युग की चट्टानें पाई जाती है, तो यहां जुरेसिक काल की, कौन से काल की, जुरेसिक और प्लीस्टोसिन काल की चट्टानें पाई जाती है। जुरेसिक और प्लायोसिन, जुरेसिक और प्लायोसिन काल की चट्टानें पाई जाती है, जुरेसिक और प्लायोसिन काल की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। तो जुरेसिक किस महायुग में आता है, तो अभी हमने देखा जो जुरेसिक है वो मेसोजोइक में आता है, और प्लायोसिन किस में आता है, सीनोजोइक में आता है। तो अभी हमने देखा था, तो इसके बारे में अध्ययन किया कि बताओ कि कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है। तो हमने अभी तक देखा शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश, और शुष्क प्रदेश को 2 भागों में बांटा था। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, शुष्क प्रदेश को 2 भागों में बांटा था, कौन सा, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं युक्त, और जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं उसे बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त। क्या बोलते हैं, बालू का स्तूप मुक्त बोलते हैं। और मुक्त प्रदेश कितने पे हैं, 41.5% पे हैं, और ये कितने हैं 58.5% पे हैं। और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एक तो क्वेश्चन यही बनेगा कितने परसेंटेज पे है, 41.5 पर है। फिर कहां कहां है, तो बताओ ये कहां कहां है, पोखरण जैसलमेर में है, पोखरण जैसलमेर में है, सिवाना बाड़मेर में है, सिवाना बाड़मेर में है, और फलोदी और बाप जोधपुर में, फलोदी और बाप जोधपुर में है, ठीक है। यहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाकर चट्टानें पाई जाती है, इसलिए बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। पोखरण कहां हो गया आपका, जैसलमेर में, सिवाना कहां हो गया, बाड़मेर में, और फलोदी और बाप बोल्डर्स कहां हो गए, जोधपुर में। यह क्षेत्र क्या कहलाता है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहलाता है। और आपसे पूछा कितने जिलों में,
3 जिलों में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, तो बालू का स्तूप नहीं है तो चट्टाने हैं। किस काल की चट्टाने हैं, तो ये पूछे जैसलमेर में किस काल की चट्टाने मिलती है, तो जुरेसिक और प्लायोसीन काल की चट्टाने मिलती है। बाप बोल्डर्स जोधपुर में किस काल की चट्टाने हैं, तो ये स्टार लगा लीजिए, कार्बोनिफेरस काल की चट्टाने, युग की चट्टाने। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इन पे। और यदि बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र की बात करें तो इसको वापस 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग कौन कौन से, तो लघु मरुस्थल और महान मरुस्थल में इसको डिवाइड करते हैं। तो अभी हमने कौन सा प्रदेश को डिवाइड किया, शुष्क प्रदेश का केवल विभाजन पढ़ा है, शुष्क प्रदेश नहीं पढ़ा है, केवल विभाजन पढ़ा है। अब पढ़ेंगे अर्धशुष्क प्रदेश का विभाजन। किस प्रदेश का, अर्धशुष्क प्रदेश का विभाजन। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था शुष्क प्रदेश, और ये शुष्क प्रदेश 4 जिलों में है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर, ये 4 जिलों में शुष्क प्रदेश। ये कितने जिलों में था, 4 जिलों में, शुष्क प्रदेश 4 जिलों में। तो और शुष्क प्रदेश को वापस 2 भागों में बांटा था, बालू का स्तूप युक्त और मुक्त, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे अर्धशुष्क प्रदेश। कौन सा प्रदेश बताओ, अर्धशुष्क। ये शुष्क हो गया, ये शुष्क, तो अब कौन सा पढ़ेंगे, अर्धशुष्क। कौन सा, अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क को बोलते हैं राजस्थान का बांगर, राजस्थान का बांगर भी कहा जाता है। तो अर्धशुष्क को और क्या बोलते हैं, राजस्थान का बांगर भी कहा जाता है। अब देखिए अर्धशुष्क को कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखो 4 इसमें आ गए, तो इसमें कितने आएंगे, 8 जिले आएंगे। इसमें कितने जिले आएंगे, 8 जिले आएंगे। इसमें वर्षा कितनी होगी, 25 से 50 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वहां 0 से 25 सेंटीमीटर होती है, 0 से 25 सेंटीमीटर होती, तो वहां 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यहां पे जलवायु कैसे होगी, तो यहां पर BSHW कोपेन के अनुसार अर्धशुष्क जलवायु बोल दो या BSW प्रकार की जलवायु। यहां कौन सी होगी, तो यहां शुष्क में BWSW प्रकार की जलवायु होगी। यहां पर मिट्टी कौन सी होगी, तो अर्धशुष्क में एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है, तो यहां कौन सी होगी, एरिडोसोल्स होगी। कौन सी होगी, एरिडोसोल्स मिट्टी पाई जाती है शुष्क में। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं अर्धशुष्क। तो अर्धशुष्क में देखो कितने जिले आते हैं, 8। कौन कौन से आते हैं, गांधीनगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालौर। तो देखिए जोड़े, अब देख सकते हैं कितने जिले हो गए, 8, 2 और 3 5 और 1 6 और 2 8, टोटल 8 जिलों में अर्धशुष्क प्रदेश का विस्तार है। अब देखिए अर्धशुष्क को वापस कितने भागों में बांटते हैं, तो अर्धशुष्क को वापस 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में डिवाइड करते हैं। अर्धशुष्क को वापस 4 भागों में बांटते हैं। 4 कौन कौन से, तो देखिए अच्छे से, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये 2 जिले, गंगानगर और हनुमानगढ़। और यहां पर एक नदी बहती है गग्गर नदी, और वैसे आपको गंगानगर और हनुमानगढ़ को योध्य प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योध्य प्रदेश। और यहां पर दुर्ग है भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में, जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि यहां पर सबसे ज्यादा युद्ध हुए, तो बताओ सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है भटनेर का दुर्ग। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे सबसे ज्यादा युद्ध हुए, तो इस पर योध्य प्रदेश बोलते हैं। और गांधीनगर और हनुमानगढ़ या योध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है वो गग्गर नदी। कौन सी नदी है, गग्गर नदी है। ठीक है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो नदी बहती है उसे बोलते हैं गग्गर नदी, इसलिए गंगानगर और हनुमानगढ़ वालों को बोलेंगे गग्गर बेसिन। क्या बोलेंगे, गग्गर बेसिन। गांधीनगर और हनुमानगढ़ वाले को क्या बोलते हैं बताओ, गग्गर बेसिन। तो गग्गर बेसिन में कौन आते हैं, गांधीनगर और हनुमानगढ़ आते हैं गग्गर बेसिन। दूसरा देखो, यहां पे देखा सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू को बोलते हैं शेखावटी प्रदेश। सीकर, चूरू और झुंझुनू को क्या बोलते हैं, शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, जहां शेखावत रहते हैं, राव शेखा। ठीक है, और उसके पूर्वज, उसके वंशज। ठीक है, तो शेखा के नाम पर शेखावत, और शेखावत जहां रहते हैं वो शेखावटी प्रदेश। तो शेखावटी प्रदेश में 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो चूरू, झुंझुनू और सीकर, सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो सीकर, चूरू और झुंझुनू वाला ये तो हो गया शेखावटी, ये प्रदेश तो क्या हो गया बताओ, शेखावटी प्रदेश। और ये गांधीनगर और हनुमानगढ़ वाला, गांधीनगर और हनुमानगढ़, ये हो गया आपका कौन सा, गग्गर प्रदेश, क्योंकि यहां गग्गर नदी बहती गंगा, तो ये हो गया गग्गर प्रदेश। अब बात कर लेते हैं शेखावटी प्रदेश का एक और नाम है अंत्य प्रवाह क्षेत्र, क्योंकि यहां आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी बहती है। राजस्थान में पूर्णतः देखो, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो गग्गर है, लेकिन राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कांतली नदी है, जो आपको खंडेला टू मंडरेला, सीकर और झुंझुनू में बहती है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछे गग्गर, पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन सी होगी, आपको आंसर होगा कांतली। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल, पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी होगी बनास। कौन सी होगी, बनास।
तो हमने देखा कि यहां पे शेखावटी क्षेत्र को और क्या बोलते हैं, अंत्य प्रवाह क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि यहां आंतरिक प्रवाह की नदी बहती है कांकली। उसके बाद ये आपका नागौर, ये कौन सा आपका नागौर, तो इसे बोलते हैं नागौरी उच्च भूमि। क्या बोलते हैं बताओ, नागौर वाले को बोलते हैं नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। नेक्स्ट जो पाली और जालौर वाला क्षेत्र है, कौन सा बताओ, पाली और जालौर, ये वाला क्षेत्र पाली जालौर वाला। तो पाली और जालौर में एक नदी बहती है लूनी, और लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है जवाई, तो इसे बोलते हैं लूनी जवाई। क्योंकि लूनी तो है, लूनी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, अजमेर के नागपाट से निकलती है, अजमेर के बाद आपको नागौर, फिर पाली, अजमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, ठीक है। तो पाली और जालौर में मुख्य नदी तो होगी लूनी, और लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, जवाई, जो पाली से निकलती है। कहां से निकलती है, गोरैया ग्राम से, ठीक है। तो देखिए मुख्य नदी तो लूनी होगी, और इसकी सहायक नदी कौन सी होगी, जवाई, तो इसे बोलते हैं लूनी जवाई बेसिन। तो ध्यान रखना, इसे क्या बोलते हैं, लूनी जवाई बेसिन, लूनी जवाई बेसिन या लूनी जवाई क्षेत्र, लूनी जवाई बेसिन। लूनी जवाई का एक और नाम देखो, लूनी जवाई बेसिन में देखिए वापस एक बार देखते हैं, गग्गर बेसिन में गंगानगर हनुमानगढ़ आ गए, शेखावटी प्रदेश में सीकर चूरू झुंझुनू आ गए, नागौरी प्रदेश में नागौर आ गया, और लूनी बेसिन, लूनी जवाई बेसिन में आते हैं पाली और जालौर। लूनी जवाई बेसिन में कौन से जिला आते हैं, पाली और जालौर आते हैं। पाली और जालौर में गोंड जाति के लोग रहते थे। कौन सी जाति के लोग रहते थे, गोंड जाति के लोग रहते थे, और गोंड जाति के लोग रहते थे इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं गोडवाड़। क्या बोलते हैं, गोंड जाति के लोग रहते थे इसलिए इसे बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। क्या बोलते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। ध्यान रखना, गोडवाना लैंड नहीं है, अंगारा लैंड, गोडवाना लैंड उनकी बात, वो गोडवाना लैंड है, और ये गोडवाड़ प्रदेश है। जहां मेव जाति के लोग रहते हैं उसे बोलते हैं मेवात। इसी प्रकार जहां गोंड जाति के लोग रहते हैं उसे बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। और स्टार लगा लीजिए, हर एग्जाम में पूछा था। अभी लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड, उसमें भी पूछा गया, सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है कि बताओ गोडवाड़ प्रदेश किस प्रदेश का दूसरा नाम है। तो गोडवाड़ प्रदेश में कौन कौन से जिला आते हैं, तो पाली और जालौर आते हैं। पाली जालौर में कौन सी नदी बहती है, लूनी और जवाई बहती है। तो लूनी जवाई बेसिन का ही दूसरा नाम, इस लूनी जवाई बेसिन का ही दूसरा नाम क्या है, गोडवाड़ प्रदेश है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, लूनी जवाई बेसिन का दूसरा नाम क्या है, गोडवाड़ प्रदेश है। अब देखिए क्वेश्चन आएगा, लूनी जवाई बेसिन किस में आता है, राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में आता है, तो मरुस्थल वाले में आता है। और मरुस्थल में भी कौन से में आता है, शुष्क में आता है, अर्धशुष्क में, तो आंसर होगा अर्धशुष्क में आता है। तो अर्धशुष्क को वापस कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। गंगानगर हनुमानगढ़ वाला गग्गर बेसिन हो गया, सीकर चूरू झुंझुनू वाला शेखावटी हो गया, नागौर वाला नागौरी उच्च भूमि हो गया, पाली जालौर वाला लूनी जवाई बेसिन हो गया। और लूनी जवाई बेसिन का दूसरा नाम क्या है, गोडवाड़ प्रदेश है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि बताओ गोडवाड़ प्रदेश किस प्रदेश का नाम है, लूनी जवाई बेसिन का, या गोडवाड़ प्रदेश में कौन सी नदी बहती है, तो लूनी जवाई नदी, लूनी बहती है और जवाई नदी भी बहती है। अब आपसे पूछेंगे अर्धशुष्क को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। कौन कौन सा, गग्गर बेसिन, शेखावटी प्रदेश, इसी का दूसरा नाम अंत्य प्रवाह क्षेत्र, तीसरा नागौरी उच्च भूमि, और चौथा लूनी जवाई बेसिन। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, कौन सा अर्धशुष्क प्रदेश का भाग नहीं है, गग्गर बेसिन, लूनी बेसिन, शेखावटी प्रदेश, बनास बेसिन। तो बनास बेसिन इसमें नहीं आता, बनास बेसिन तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, या डायरेक्ट पूछेंगे लूनी बेसिन किस में आता है, तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अर्धशुष्क में आता है। या लूनी नहीं पूछे, गोडवाड़ प्रदेश किस में आता है, क्योंकि लूनी जवाई बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं, और ये भी अर्धशुष्क में आता है। तो ये आज हमने क्लासिफिकेशन देखा है। केवल और केवल दोस्तों मैंने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बेसिक इंट्रोडक्शन और इसका वर्गीकरण कराया है। बेसिक, जिनको एडवांस, जिनको बेसिक कंप्लीट है उनको ये क्लास ज्यादा फायदेमंद नहीं है, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, अब एडवांस लेवल कल पढ़ेंगे, कल से वास्तविक रूप से अपना पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश शुरू होगा। तो कल अपन इसको देखेंगे और कल उस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे जो पटवार में और अन्य एग्जाम में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट एक टॉपिक लिखा होता है, मरुस्थलीकरण। तो कल मरुस्थली पढ़ रहे हैं, और मरुस्थलीकरण क्या होता है, मरुस्थल किसे कहते हैं, मरुस्थल के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, मरुस्थल को रोकने के लिए कौन कौन से संस्थाएं हैं, कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, उन सब के बारे में अपन कल डिटेल से देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।